नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताज़ा सूचना ये है कि हेमंत सोरेन के घर तो ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं और कई गाड़ियों में भर के गए हैं। दिल्ली से भी कुछ अधिकारी रांची पहुंचे थे और इसके बाद करीब 1 बजे के आसपास कई गाड़ियों में भर करके ये अधिकारी हेमंत सोरेन के आवास यानी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं और इस समय हेमंत सोरेन से सीएम हाउस के ही एक बंद कमरे में ईडी के अधिकारी जमीन घोटाले से संबंधित जो मामला है उस पर कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन को 8 समन जारी किए गए थे। 7 समन थे और 8वां समन के रूप में ही समझिए एक चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में ये लिखा गया था कि अब आप बताइए किस दिन हम आएं, किस दिन कौन से समय आएं, किस जगह आएं, तीनों चीजें बताइए। और उसका भी शुरू में तो ये जवाब दे नहीं रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने ईडी के अधिकारियों को लिखा कि आप सीएम हाउस आकर के पूछताछ कर सकते हैं। तो कल ये जानकारी मिली थी कि ईडी शनिवार को इनके मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच सकती है। जमीन घोटाला है और जमीन घोटाले के तार कई लोगों से, कई अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, कलकत्ता तक से जुड़े हुए हैं और कलकत्ता के जरिए मुख्यमंत्री आवास तक यानी हेमंत सोरेन तक पहुंचते हैं ये तार। और ये इनमें मिलिट्री की जमीन भी शामिल है, सेना की जमीन भी शामिल है, जिसको साजिशन बेचा गया है फर्जी तरीके से पैसा कमाने के लिए। और इसमें हेमंत सोरेन क्यों बचने की कोशिश अभी तक कर रहे थे, ये तो बहुत अच्छे तरीके से हमें एहसास है, आपको एहसास है। उनको इस पूरे फर्जीवाड़े जमीन घोटाले और उससे अर्जित की गई संपत्ति, वो चाहे चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी और वो समझ चुके थे कि वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। वो समझ चुके थे कि मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो समझ चुके थे कि ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है, उनको जेल भी हो सकती है। बीच में विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी, आपको याद होगा। तब ये चर्चाएं थी कि चूंकि 7वें सम्मन के बाद इनकी पूरी तरीके से उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, तो जेल जाने की पूरी पूरी आशंका है। ऐसे में क्या लालू यादव की तरह ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके जाएंगे? हालांकि विधायक दल की बैठक में इन्होंने कहा कि कुछ और चीजें डिस्कस हुई हैं। कुछ विधायकों मंत्रियों ने भी बयानबाजी की थी, उस समय बताया था और इनको बचाने की कोशिश की थी। सही कारण छुपाने की कोशिशें हो रही थी। पर एक बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न एक तो ये है कि हेमंत सोरेन का तो नंबर आ गया। सीएम हाउस में ही इस समय पूछताछ चल रही है और जाहिर है कठिन प्रश्नों के जवाब हेमंत सोरेन को देने हैं। हेमंत सोरेन अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ईडी के पास अब उनको गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है, पूरी पावर भी है। भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और शायद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए इस समय रांची की सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। इनकी पार्टी के लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके अलावा इनके समर्थकों के नाम पर भी झंडे, बैनर, पोस्टर और
कपड़े भी ऐसे पहने हुए हों पहने हुए हैं ये लोग जिस पर जेएमएम लिखा हुआ है। ईडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी हो रही है सड़कों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो डिटेल है वो ये है कि इस समय टेंस माहौल है रांची में और मुख्यमंत्री आवास के आसपास। बहुत सारे मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे विधायक जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये इनके पहुंचने की बड़ी वजह तो ये है कि एक तो एकजुटता दिखाई जाए हेमंत सोरेन के साथ। नंबर 2, अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो जाते-जाते वो कम से कम अगला नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय कर जाए और वहाँ मंत्री रहेंगे और विधायक रहेंगे तो ये एक आसानी होगी कि वो ये तय करके जाएँ। कुछ डिटेल मेरे पास आया है, मैं दूसरे सवाल पर भी आऊँगा। मैंने कहा था कि 2 बड़े सवाल इस समय खड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जगह कौन मुख्यमंत्री बनेगा? और नंबर 2, अरविंद केजरीवाल का नंबर अब कब आएगा? क्या हेमंत सोरेन के यहाँ ईडी का पहुंचना इस बात के संकेत हैं कि अगर 7-8 समन के बाद भी कोई चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, वो अगर ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं आता है, तो फिर ये एक ऑप्शन बचता है। जैसे हेमंत सोरेन के सीएम हाउस पहुंच करके ईडी इस समय पूछताछ कर रही है और इस बात की आशंका है उनकी पार्टी के लोगों को भी, उनके मंत्रियों को, विधायकों को भी कि उनके मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो इसीलिए रांची में इस समय ये टेंस माहौल दिखाई दे रहा है, नारेबाजी दिखाई दे रही है और सीएम हाउस हाउस के आसपास जो है इतनी हलचल दिखाई दे रही है। तो क्या ये संकेत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल भी 4 समन नकार चुके हैं? तो अरविंद केजरीवाल का भी नंबर अब आने वाला है। किसी भी समय ईडी के अधिकारी उसी तरीके से शीश महल पहुंच सकते हैं, यानी सीएम हाउस पहुंच सकते हैं। उनसे भी पूछताछ शुरू हो सकती है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इन लोगों को ये गलतफहमी थी कि जितना हम टालते जाएंगे उतना लोकसभा चुनाव और करीब आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव करीब आएंगे तो मोदी सरकार और ईडी जो है वो थोड़ा-सा रक्षात्मक, सुरक्षात्मक मुद्दों में मुद्रा में आ जाएँगे और फिर लोकसभा चुनाव के बाद तक मामला टल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी पहुंची है और जैसे संकेत मिल रहे हैं केजरीवाल को लेकर के भी, ऐसा लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव तक इनको किसी तरह की छूट दी जाएगी। बल्कि मेरा तो ये कहना है, मेरा तो ये मानना है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था, ज़रा उसको एक बार दोबारा सुनिए और ज़रा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि एक तो भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। दूसरे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। उनको पूरी तरीके से एक्सपोज़ भी किया जाएगा, अलग-थलग भी किया जाएगा और कोशिश रहेगी राजनीतिक तौर पर उनका समापन समारोह किया जाए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि ये जो वंशवादी परिवार हैं और पार्टियां हैं, इनको भी खत्म करना होगा अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो। क्योंकि जो पार्टियां वंशवाद पर आधारित हैं, वहां डेमोक्रेसी नाम की चीज तो है ही नहीं। तो अगर हम लाल किले के भाषण की बातों को याद करें, उनके संकल्प को याद करें, तो फिर जिस तरीके से वो संकल्प लेते हैं और उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं, तो हमें ये लग रहा है कि लोकसभा की प्रतीक्षा ना केंद्र सरकार करने वाली है और ना ही एजेंसियां करने वाली हैं। अब अगर हेमंत सोरेन का नंबर आ गया है तो अरविंद केजरीवाल की गर्दन तक भी ये हाथ पहुंचेगा। और जिस तरीके से इस समय हम रांची की सड़कों पर धरने प्रदर्शन नारेबाजी देख रहे हैं,
वैसा ही दृश्य फिर दिल्ली में भी देखेंगे। दिल्ली भी इससे अछूता पहले भी नहीं रहा है। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तब भी यहाँ हंगामे हुए थे। जब संजय सिंह को पकड़ा गया था तब भी हो हल्ले हुए थे, लेकिन वो कुछ दिन के होते हैं। जब सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उससे पहले राहुल गांधी को बुलाया था 5 दिन तक, सोनिया गांधी को 3 दिन तक बुलाया था, तब भी कांग्रेसियों ने दिल्ली की सड़कों पर हो हल्ला किया था, हंगामा किया था, गिरफ्तारियां दी थी, सड़कें जाम करने की कोशिश की थी, यहां तक कि टायरों में आग तक लगा दी गई थी, माहौल बिगाड़ने की चेष्टा की थी। तो जिन जिन भ्रष्ट चेहरों पर एजेंसियां हाथ डाल रही हैं, उनको पूछताछ के लिए तलब कर रही हैं, उनकी बौखलाहट जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचती जा रही है। इससे भी एक बड़ा सवाल एक्चुअल में मैं उठाना चाहता हूं। जरा याद करिए कि ये जो हेमंत सोरेन के पिताजी थे, शिबू सोरेन, उन्होंने अलग राज्य बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा गठित किया था और झारखंड की मांग लंबे समय तक की, लंबे समय तक आंदोलन चला। इसी तरीके से जो तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग करके, उसके लिए के चंद्रशेखर राव ने बहुत लंबी लंबी भूख हड़ताल की थी और धरने प्रदर्शन, और दिल्ली में भी और आंध्र प्रदेश में भी, हैदराबाद वगैरह में भी बहुत लंबे आंदोलन चले थे। उत्तराखंड के लिए अलग से एक आंदोलन चला था और हम हमारी पीढ़ी के लोगों को याद होगा 1990 के दशक में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर उत्तराखंडियों को रोकने के लिए वो दिल्ली आ रहे थे प्रदर्शन के लिए, और उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तो रामपुर तिराहा पड़ता है मुजफ्फरनगर और नारसन के बीच में, वहां पर फायरिंग कराई गई थी और आरोप तो ये लगे थे कि बहुत सारी उत्तराखंडी महिलाओं के साथ रेप किए गए थे, उनकी अस्मत पर हाथ डाले गए थे। बाद में उत्तराखंड बना। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 राज्य अटल जी के समय बने थे, शांति के साथ बन गए थे, किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और जो संपत्तियां, जो चीजें हस्तांतरित होनी थी वो आराम से हो गई थी। मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ बना था, बिहार से कट करके झारखंड बना था, उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड बना था। ये तीनों राज्य फिर भी बहुत हद तक, ये दोनों राज्य उत्तराखंड और आपका छत्तीसगढ़ फिर भी ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय सरकारें अस्थिर रही, उत्तराखंड में तो बहुत रही शुरू-शुरू में, बाद में स्थिरता आई। लेकिन झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा और तेलंगाना में भी जिस तरह की खबरें आई, जिस तरीके की राजनीति हुई, ठीक है, केसीआर ने काम भी किया है, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है और उसी का नतीजा है कि उनकी कुर्सी गई। और उनकी बेटी के कविता पर भी ये जो शराब घोटाला है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और पूरा जो इन्होंने रायता फैलाया हुआ था, उसमें केसीआर की बेटी के कविता भी शामिल पाई गई हैं। उन पर भी शिकंजा कसा जा चुका है, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है 2 दौर की। तो आप जरा ये देखिए कि जो अलग राज्यों के लिए आंदोलन चलाए गए थे और जो उनके सरपरस्त थे, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, वो भी किस-किस तरह के भ्रष्टाचार और घोटालों में आकंठ डूबे हुए हैं। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो आपको याद होगा कि पीवी नरसिम्हा राव के समय भी जब सरकार को बचाने की बात आई थी, तो इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर भी गंभीर आरोप लगे थे रिश्वत लेने के। खुद शिबू सोरेन पर, इनके पिताजी पर गंभीर आरोप रहे हैं और अब हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगे हैं और अरविंद केजरीवाल की तो बात ही क्या की जाए।
ये तो भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना के आंदोलन के गर्भ से निकले हुए लोग हैं। कह रहे थे कि एक अलग तरह की राजनीति देंगे, अलग तरह से देश बनाएंगे, एक वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी देंगे जो जिसमें भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन खुद देखिए आप, और नैतिकता नाम की चीज नहीं, कानून का सम्मान नहीं, संविधान का सम्मान नहीं, सेंट्रल एजेंसियों का सम्मान नहीं, यहां तक कि कोर्ट कचहरियों का सम्मान नहीं, और जन भावनाओं का तो बिल्कुल ही नहीं है। जब भी कोई गंभीर आरोप लगता है, जब भी कोई एजेंसी पूछताछ के लिए नोटिस भेजती है, तो कहते हैं कि जी हम तो भ्रष्टाचारी हैं ही नहीं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। हमारी तो छवि खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और कैसी-कैसी बातें करते हैं जो वीडियो जारी करते हैं कि जी अगर सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है तो एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ, कहाँ गया वो, क्या हवा में उड़ गया? अरे भई, अगर भ्रष्टाचार किया है तो आजकल ज़रूरी नहीं है कि नगद नारायण ही जो है आपके यहाँ से बरामद हो, सोना ही बरामद हो या आपने ज़मीनें ही खरीदी हों। उनका ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जो होता है, मनी ट्रेल जो होती है, वो एजेंसियों की पकड़ में आती है। और ख़ास तौर से ईडी तो जब किसी को सम्मन करती है, तो उसके पास तमाम तरह के पुख्ता दस्तावेज़ ऑलरेडी आ चुके होते हैं। पीएमएलए एक्ट जो है वो बनाया ही ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल के लिए है, जिसमें मनी ट्रेल, दस्तावेज और तमाम चीज़ें सबूत के तौर पर ऑलरेडी एजेंसी बरामद कर चुकी हो जांच-पड़ताल में, और उसके बाद फिर प्रक्रिया उनकी शुरू होती है समन करके और बुलाने की और पूछताछ करने की, और उसके बाद वो तय करती है कि आपको गवाह बनाया जाए, आरोपी बनाया जाए या छोड़ दिया जाए। लेकिन ये कहते हैं कि पहले ये बताओ मुझे कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। तो ये तो तब बताएगी ना एजेंसी जब आपसे पूछताछ हो जाएगी कि आप आरोपी हैं, मास्टरमाइंड हैं, आपको गवाह बनाया जाए और मास्टरमाइंड संजय सिंह या मनीष सिसोदिया हैं। तो ये तो तब पता लगेगा। तो ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन से जिस तरीके से लंबी पूछताछ शुरू हो चुकी है, तो उनका जो अंजाम होगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।